अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का जो हमारा लेक्चर है ये SLO 10.4 के ऊपर है, जिसमें करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव के बारे में हम बात करेंगे। उसमें आता है कि कुछ टर्म्स हैं जो हमने डिफ़ाइन करनी है। डिफ़ाइन द टर्म्स स्पीड v, फ्रीक्वेंसी f, वेव लेंथ लैम्डा, टाइम पीरियड t। लेकिन टाइम पीरियड देखें यहाँ पे कैपिटल T लिखा है, ये सिंपल टाइम नहीं होता, टाइम पीरियड है ये। एम्पलीट्यूड, क्रेस्ट, ट्रफ, वेव साइकिल और कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शंस। ये चीज़ें आप जब वेव्स की टाइप्स पढ़ते हैं तो उसमें बड़ी हद तक पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे इनको, डेफिनीशन इनकी और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देंगे। ये टॉपिक जो सा है ये अंडरस्टैंडिंग में आता है, नॉलेज भी होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए इसकी। इसलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्पीड के बारे में। अब दो तरीक़ों से मैं इसको डिफ़ाइन करूँगा, स्पीड को भी बाकी चीज़ों को भी। जहाँ पे वेव की ज़रूरत पड़ी वेव को लूँगा, जहाँ पे पेंडुलम की ज़रूरत पड़ी सिंपल पेंडुलम लूँगा। तो सबसे पहले स्पीड है जी। वेव इज़ ए डिस्टर्बेंस इन अ मीडियम विच ट्रेवल्स फ्राम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड हैंस हैज़ आ स्पेसिफिक स्पीड और वेलोसिटी ऑफ ट्रैवलिंग। तो वेव जो है इसको जब डिस्टर्बेंस इसमें आती है किसी भी मीडियम में तो वेव प्रोड्यूस होती है। विच ट्रेवल्स फ्राम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ये ट्रैवल करती है। हैंस हैज़ ए स्पेसिफिक स्पीड और वेलोसिटी, इसकी यह स्पेसिफिक स्पीड या वेलोसिटी होगी। अब आमतौर पे स्पीड और वेलोसिटी को एक ही चीज़ लिया जाता है, सिर्फ फ़र्क इसमें इसके डायरेक्शन का है। डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम कर देंगे तो वेलोसिटी बन जाएगी, डिस्टेंस ओवर टाइम कर देंगे तो स्पीड बन जाएगी। तो इस तरह से द डिस्टेंस ऑफ वेव ट्रैवलिंग फ्राम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन 1 सेकेंड इज़ कॉल्ड द स्पीड ऑफ वेव। यानी कि जब कोई भी वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करके जाती है तो कोई टाइम लगता है उसको, तो जो टाइम लगता है और दरमियानी डिस्टेंस जो सा होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान, उसको टाइम पे डिवाइड कर दें तो आपके पास स्पीड आ जाएगी। यानी d/t v इज़ इक्वल टू d/t। तो ये स्पीड जो है उसका उसकी डेफिनेशन और फार्मूला हो गया कि स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ओवर टाइम, और अगर वेलोसिटी कर देंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम हो जाएगा। अगला टॉपिक जो सा है वो है जी फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल्स ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। जिस तरह देखें मैंने ये पिक्चर बनाई हुई है, यहाँ से ये शुरू होता है और ये यहाँ से शुरू होके तो यहाँ पे आके एक साइकिल कंप्लीट होता है। यानी जहाँ से शुरू हुआ, अगर ज़ीरो से शुरू हुआ है ये इस लाइन पे ज़ीरो है, तो जब ये आके इस जगह पे ख़त्म होगा, यानी कि ये दोनों जो से हैं ऊपर वाला और नीचे वाला पोर्शन दोनों मिल के तो एक जो सा है वेव बनाते हैं। तो इस तरह से जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है वो ये होती है कि एक साइकिल जो सा है वो 1 सेकंड में अगर गुज़रता है तो 1 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, इसका यूनिट हर्ट्ज़ होता है। तो अगर ज़्यादा दो अगर वेव्स गुज़र रही हैं, यानी कि यहाँ से शुरू होके दोबारा यहाँ पे है, फिर दोबारा आगे एक और वेव जो सी है 1 सेकंड में 2 वेव्स गुज़र जाती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उसकी फ्रीक्वेंसी जो सी होगी वो 2 हर्ट्ज़ हो जाएगी। तो इसका फिर फार्मूला ये हो गया जी, नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस और साइकिल्स ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकेंड, यानी कि नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस डिवाइडेड बाय टाइम इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी f। तो इसका यूनिट जो सा होता है वो हर्ट्ज़ होता है। तो हर्ट्ज़ में यहाँ पे लिख देता हूँ, hz करके लिख दूँगा, जिसका मतलब होगा कि ये इसका यूनिट है हर्ट्ज़ जो सा। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो सी मैंने लिखी हुई यहाँ पे, इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड दैट इज़ फ्रीक्वेंसी इज़ इक्वल टू 1/t। यानी कि f और t जो टाइम पीरियड होंगे ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यानी कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना टाइम पीरियड कम होगा, जितना कम फ्रीक्वेंसी होगी उतना टाइम पीरियड ज़्यादा होता है। तो इस तरह से अगला जो सा टॉपिक है वो है जी टाइम पीरियड का। द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। यानी कि यहाँ से लेकर वापस यहाँ तक जो फासला तय होता है, एक तो टाइम होगा ना यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंपल,
दूसरा जो सा यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंपल टाइम होगा, यानी कि ये एक पूरी वेव यहाँ से यहाँ तक बनती है। तो टाइम पीरियड जो सा है वाइब्रेटिंग बॉडी का वो होता है कि वन कंप्लीट वाइब्रेशन जो है उसका जो टाइम होता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। लाइट माशाल्लाह हमारे बहुत जाती है, तो इसलिए लाइट चली गई थी, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुई, तो मैं दोबारा से कंटिन्यू कर रहा हूँ। द टाइम टेकन बाय वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होती है वो मैं बता रहा था कि इस पॉइंट से शुरू करके अगर वापस जो सा इस पॉइंट तक आते हैं आप, तो ये वाइब्रेशन नहीं कंप्लीट हुई, बल्कि दोबारा से उसी पॉइंट पे आना है यहाँ पे। जिस तरह पेंडुलम था, तो पेंडुलम में ये था कि आपका ए पॉइंट ये था, बी पॉइंट ये था और दरमियान में ओ होता था। ए पॉइंट से वापस ओ पॉइंट पे जब आप आते हैं तो एक वाइब्रेशन जो सी है वो कंप्लीट होती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो एक पूरे कंप्लीट वन वाइब्रेशन की पूरा टाइम होता है उसको कहते हैं हम टाइम पीरियड। एक लिहाज से आप इसको ये भी कह सकते हैं कि दो डिस्प्लेसमेंट का टाइम इकट्ठा किया जाए तो वो टाइम पीरियड बनता है। मिसाल के तौर पे एक डिस्प्लेसमेंट जो सी है वो ये थी कि ओ से लेकर ए पर या ओ से लेकर बी तक, ये दो डिस्प्लेसमेंट हैं। तो पहले जो सा है यहाँ से इधर पूरा जाना है, फिर दोबारा वापस आना है, तो ये हमारे पास दो डिस्प्लेसमेंट इकट्ठी हो जाती हैं, एक आपका ए से बी तक, एक वापस बी से ए तक। तो इस तरह से ये टाइम पीरियड बन जाता है। उसके बाद वेवलेंथ आ जाती है। अब ये आपके पास पिक्चर बनी हुई मौजूद है, इसमें ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना ये कहलाता है क्रेस्ट, और ये जो सा नीचे वाला पार्ट है ना ये कहलाता है ट्रफ। तो जो क्रस्ट होता है वो अपने मीडियम यानी इस लाइन से, सेंटर लाइन से, मीन लाइन से ऊपर होता है, और ट्रफ जो सा सेंटर लाइन से नीचे होता है। अगर क्रेस्ट से लेकर क्रेस्ट तक का फासला ले लिया जाए तो ये एक वेवलेंथ बनता है। इसी तरह से अगर ट्रफ से लेकर ट्रफ तक का फासला ले लिया जाए तो ये एक वेवलेंथ बनता है, लैम्डा। तो हम पढ़ लेते हैं इसको। द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive compressions or consecutive rarefactions is called wavelength। अब कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में आगे जाना पड़ेगा, मुझे दिखाना पड़ेगा आपको। वो ये जनाब कंप्रेशन और रेयरफैक्शन आगे जाके मैं दिखाऊंगा कि जो ये बिल्कुल पास पास आ जाती हैं ये कंप्रेशन होती हैं, और जो दूर दूर होती हैं ये रेयरफैक्शन होती हैं। कंप्रेशन एक ये हो और एक आगे कंप्रेशन हो, तो इन दोनों के दरमियान का जो फासला है उसको कहते हैं कि ये वेवलेंथ है। और या अगर यहाँ पे इसके लिहाज से डेफिनेशन करेंगे, जो ये लिखा हुआ मौजूद है हमारे पास, तो ये होगा कि टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और ट्रफ्स इज़ कॉल्ड वेवलेंथ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंसेक्यूटिव ट्रफ और क्रेस्ट, तो इसको कहते हैं हम कि ये हमारा वेवलेंथ है। तो इस तरह से वेवलेंथ को डिफ़ाइन करने का दोबारा बता देता हूँ कि जब दो कंसेक्यूटिव यानी लगातार आप क्रेस्ट से क्रेस्ट ले लें या ट्रफ से ट्रफ ले लें, तो इसके दरमियान वाला फासला जो सा होगा वेवलेंथ होगा। उसके बाद हम आते हैं एम्पलीट्यूड पे। एम्पलीट्यूड होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी ऑफ आइदर साइड्स ऑफ इट्स मीन पोजीशन ओ फॉर सिंपल पेंडुलम, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ क्रेस्ट फ्रॉम मीन और मीडियन लाइन। अगर ये जो सी मीन या मीडियन लाइन है, इससे क्रेस्ट का फासला देखें या ट्रफ का फासला मैक्सिमम जो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ऊपर तक होगा मैक्सिमम, ये एम्पलीट्यूड कहलाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक एम्पलीट्यूड कहलाता है। इसी तरह से जो पेंडुलम होता है उसमें मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। पेंडुलम भी यहाँ पे बना देता हूँ ऐसे करके। ये आपका पेंडुलम था ना, ये और ये वाली पोजीशन थी, और इसके दरमियान में आपने इसकी सेंटर पोजीशन जो सी है वो ओ ली थी यहाँ पे। तो ओ से लेकर ए तक का फासला
या ओ से लेकर बी तक का मैक्सिमम जो सा फासला होगा हाइट, वो आपकी क्या कहलाएगी, लैम्डा, ये वे एम्पलीट्यूड कहलाएगी। और इसी तरह से अगर ए से लेकर बी तक जाते हैं, फिर बी से लेकर वापस ए तक आते हैं, तो ये एक वेवलेंथ कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो सा होता है क्रस्ट का अपने मीन या मीडियन लाइन से, या फिर जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वाइब्रेटिंग बॉडी का मीन पोजीशन ओ से कितना दूर है। उसके बाद आ जाते हैं जी क्रस्ट पे। दीज आर दी हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियन फ्राम इट्स मीन पोजीशन। तो ये मैं अभी बता के हटा हूँ आपको कि क्रस्ट जो से होते हैं वो क्या होते हैं कि मीन या मीडियन लाइन जो सी होती है, इससे हाईएस्ट डिस्टेंस जो सा होता है ऊपर की तरफ, उसको कहते हैं, और ये लोएस्ट डिस्टेंस है नीचे की तरफ, तो इसको ट्रफ कहते हैं। तो आगे मैं आपको ट्रफ के बारे में बताता हूँ कि ट्रफ जो सा है उसकी डेफिनेशन क्या करेंगे हम। वो डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनती है, दीज आर द लोएस्ट पॉइंट्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम फ्राम द मीन पोजीशन। तो ये लोएस्ट पॉइंट होते हैं ट्रफ जो से होते हैं, और क्रस्ट जो से होते हैं वो हाईएस्ट पॉइंट होते हैं मीन पोजीशन से। अब ये जो सा मैंने ब्लू कलर में लाइन लिखी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको गौर से देखिएगा। द क्रेस्ट एंड ट्रफ्स मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव। तो ये जो सी डायरेक्शन ऑफ द वेव है, ये देखें ये वेव है जो सी, इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर जो फासला बनता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। क्रेस्ट का या ट्रफ का मीन लाइन जो सी मीडियन लाइन है, इससे ये परपेंडिकुलर है, यानी ऊपर नीचे है। तो क्रस्ट और ट्रफ जो से होते हैं ये परपेंडिकुलर मूव करते हैं डायरेक्शन ऑफ द वेव में, ये जो सा है मीडियन ऑफ लाइन से। उसके बाद आता है जी वेव साइकिल। वेव साइकिल जो सा होता है वो एक जो सा लैम्डा आपने रिप्रेजेंट किया था पीछे, कि क्रस्ट से क्रस्ट का फासला या ट्रफ से ट्रफ का फासला जो सा होता है, असल में इसको वेव वन साइकिल कहते हैं। अच्छा, अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं तो फिर यहाँ पे आके ख़त्म करना पड़ेगा आपको। अगर आप यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पे आके ख़त्म करना पड़ेगा क्रस्ट से क्रस्ट। अगर ट्रफ से शुरू करते हैं तो आगे ट्रफ पे ही ख़त्म करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वेवलेंथ ऑफ द वेव इज़ कॉल्ड दी लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव साइकिल। इसका मतलब वेवलेंथ जो सी होती है किसी भी वेव की, वो एक कंप्लीट वेव साइकिल बनाती है। सो वन वेवलेंथ इज़ रेफर्ड टू एज ए साइकिल ऑफ ए वेव। तो ये वेव साइकिल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका मतलब है कि जो वेवलेंथ है असल में वो एक वेव साइकिल होती है। उसके बाद आता है जी कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। जब आप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की बात करते हैं तो उसमें कुछ ये सिचुएशन बनती है। ये नॉर्मल इस वक्त वेव्स बनाई हुई है। जब आप इसको स्लिंकी स्प्रिंग को यहाँ से पकड़ के तो जर्क देंगे तो यहाँ पे पहले वेव्स आपस में इकट्ठी हो जाएंगी, आगे जो सी हैं वेव्स एक जैसी रहेंगी। जब ये वेव इधर मुंतकिल हो जाएगी तो ये पहली पोजीशन पे वापस आ जाएगी, ये इसको मुंतकिल कर देगी। अगली में ये आगे मुंतकिल हो जाएगी और ये नॉर्मल हो जाएगी। इस तरह से ये जो सी है कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। कंप्रेशन होता है जो कि आपस में मिले होते हैं या करीब करीब होते हैं, और रेयरफैक्शन होता है जो एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। ए सीरीज़ ऑफ डिस्टर्बेंसेस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स विल स्टार्ट मूविंग अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्लिंकी। जब स्लिंकी को आप ये करते हैं, हिलाते हैं, मूव करवाते हैं, तो डिस्टर्बेंस उसमें जो प्रोड्यूस होती है वो वेव को फॉर्म करती है। तो उससे क्या होता है कि वो लेंथ ऑफ द स्लिंकी जो सी उसके ऊपर असर डालती है। सच ए वेव कंसिस्ट ऑफ रीजन्स कॉल्ड कंप्रेशंस। तो ये जो सी वेव्स प्रोड्यूस होती हैं इसमें रीजन्स होते हैं जिनको कंप्रेशन कहते हैं। दीज आर द रीजन्स वेयर द लूप्स ऑफ द स्प्रिंग आर क्लोज टुगेदर। जिसमें जो से ये लूप्स होते हैं, ठीक है, ये सर्कल्स जो बनाए हुए हैं लूप्स, ये करीब करीब आ जाते हैं, ये कंप्रेशन कहलाते हैं। उसके अलावा अल्टरनेट इसके कौन सा होता है विद रीजन्स कॉल्ड रेयरफैक्शन। इसके उल्ट जो सा होता है अल्टरनेट, वो रेयरफैक्शन कहलाते हैं। वेयर द लूप्स आर स्पेस्ड अपार्ट, जिसमें लूप्स जो से होते हैं दूर दूर होते हैं। तो ये देखें इसकी निस्बत ये लूप्स दूर दूर हैं। तो कहता है कि जो सा दो होती हैं कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। कंप्रेशन में करीब करीब होते हैं, रेयरफैक्शन में दूर दूर होते हैं।
ये जो सा मैंने फ़िक्रा लिखा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। अब द कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शंस मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वेव। पीछे मैंने ये कहा था कि वो परपेंडिकुलर होते हैं और वो ट्रांसवर्स वेव्स थी, और ये जो सी है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं, जो कि रेयर फ्रैक्शन जो सा है और कंप्रेशन जो सा है ये बैक और फोर्थ मूव करते हैं, लेकिन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द वेव, यानी कि जिधर को वेव जा रही है उसकी तरफ मूव करेंगे। लेकिन जो सा दूसरा ट्रांसवर्स वेव है उसमें अप एंड डाउन मूव करेंगे। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शंस इज़ कॉल्ड वेवलेंथ। तो ये मैं पीछे भी लिख के आया हूँ कि कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन जो सा है कंसेक्यूटिव लगातार जो से दो लेते हैं वो जो से होता है आपका वेवलेंथ कहलाता है। तो इस तरह से ये आज का टॉपिक था जिसमें मैंने आपको कुछ टर्म्स जो सी हैं वो सिखाई हैं, और उन टर्म्स में क्या था कि पहले नंबर पे स्पीड बताया, फिर फ्रीक्वेंसी बताई है। स्पीड का बताया कि डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, फ्रीक्वेंसी बताई है आपको कि ये नंबर ऑफ़ साइकिल्स डिवाइड बाय टाइम होता है, और इसका यूनिट हर्ट्ज़ होता है, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। वेवलेंथ जो सा है कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और कंसेक्यूटिव ट्रफ्स या कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन को कहते हैं, और इसका यूनिट मीटर होता है। टाइम पीरियड जो सा होता है नंबर ऑफ़ वाइब्रेशंस जो सा है उनका टाइम लें अगर, तो वन वाइब्रेशन का टाइम लें तो 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस गुजरी हैं वो फ्रीक्वेंसी होगा, और जो सा एक वाइब्रेशन है वो कितने टाइम में गई है वो टाइम पीरियड होगा। और ये फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इस तरह से एम्पलीट्यूड करवाया है कि जो सा मीडियन लाइन होती है या मीन लाइन होती है उससे कितना क्रस्ट जो सा है हाई पॉइंट पे है या ट्रफ जो सा लोएस्ट पॉइंट पे है, या फिर पेंडुलम में जो सा ए या बी पॉइंट जो सा सेंटर पॉइंट से कितना दूर है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्रस्ट करवाया आपको हाईएस्ट पॉइंट जो सा होता है, ट्रफ कराया जो लोएस्ट पॉइंट होता है, वेव साइकिल कराया कि असल में लैम्डा जो वेव लेंथ है इसी को वेव साइकिल कहते हैं। वन वेव लेंथ जो सी होती है वन साइकिल कहलाती है, यानी कि ट्रफ से ट्रफ या क्रस्ट से क्रस्ट या कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन से रेयर फ्रैक्शन तक। कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के बारे में बताया है कि जो स्पेस्ड जो आपस में करीब होंगे उनको कंप्रेशन कहेंगे, और जो सा फार अपार्ट होंगे उनको रेयर फ्रैक्शन कहेंगे। इस तरीके से आपको ये बातें कुछ बताई हैं, ये कुछ टर्म्स जो सी आपको करवाई हैं। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो कोशिश किया करें कि लेक्चर जो सा वो पूरा सुना करें ताकि अच्छे तरीके से आपको समझ आए। सब्सक्राइब किया करें, इसी तरह से दूसरों को भी शेयर किया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।